रहा था दैट वाज ऑन न्यूट्रासोलन। तो हम जब डायबिटीज को समझेंगे Recording in progress. तो ऑटोमेटिकली हम लोग जो है न्यूट्रासोलन को भी बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैं आप सबकी अनुमति से अपना बोर्ड कनेक्ट करता हूँ। एंड मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, जिस दिन आपने एक पेज उठा के ये जो मैं समझाना शुरू कर रहा हूँ आपने कर दिया तो आप जीत गए। पीपीटी बहुत सेकेंडरी होता है, जमाना बदल चुका है, और इससे आपका एक सामने लर्निंग एटीट्यूड बन के आता है, सामने वाले के पास एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बस मुझे ये बता देना क्या मेरा बोर्ड आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। इज इट विजिबल? यस, आगे होगा। ओके, थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट टीम। अब आप लोग सब सुनिएगा और समझिएगा। आज हो सकता है हमारे बीच में कोई ऐसे व्यक्ति हो जो एक डायबिटिक पेशेंट हो, और कुछ ऐसे व्यक्ति हो जिनके घर में किसी को डायबिटीज हो। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हम स्टार्टिंग माई सेशन। तो देखिए, सबसे पहले एक वर्ड को हमें याद रखना है जब भी हम किसी को समझाने जा रहे हैं व्हाट इज डायबिटीज, या खुद समझना चाह रहे हैं, और वो वर्ड है ये। उसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज। इसको भूलना नहीं है। लाइफस्टाइल डिजीज आपका जो जीवन शैली है, आप कैसे अपनी जिंदगी जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, योगा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सारा कुछ आपका जीवन शैली के ऊपर बेस्ड है। और लाइफस्टाइल का अगर मैं एक छतरी बना दूं, अम्ब्रेला, तो इसके अंदर कौन सी बीमारी आएगी? अगर मैं बात करूं कोरोना, तो क्या वो लाइफस्टाइल डिजीज है? तो नो, आंसर इज नो। वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आ क्या क्या रहा है? अगर मैं आज की डेट में इंडिया में सबसे पहली चीज बोल दूं तो मैं बोलूंगा डायबिटीज। अगर कुछ और भी आ रहा है, कि हाँ दिल की बीमारियां, हार्ट डिजीज। अगर आप कोरोना को साइड में कर दिए तो आपको सिर्फ यही बीमारियां दिखाई देगी। तीसरी जिसमें हम बहुत तेजी से जा रहे हैं, मैं भी इस पे वो हूँ, ओबेसिटी, पीड़ित हूँ, पीसीओएस और पीसीओडी, इवन कैंसर, सबसे बड़ा रोग कैंसर। ये सब इसी अम्ब्रेला के अंदर आ रहे हैं। ऑल आर कमिंग अंडर दिस अम्ब्रेला, लाइफस्टाइल डिजीज के अंदर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के अंदर। ये सब जो हो रही है, ये सब किसके कारण हो रहा है? जीवन शैली के कारण हो रहा है। अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ जीवन शैली के कारण, और अब जो अमेजिंग फैक्ट है जिसको आपको समझना होगा, वो ये है कि इसके लिए जो जड़ कारण है, इन सब के लिए जो जड़ कारण है, उसमें 90% अगर कोई चीज रोल प्ले करती है, 90% कोई रोल प्ले करता है, तो दैट इज योर डाइट। तो अगर किसी को पता चलता है मुझे हार्ट की डिजीज है, दिल की डायबिटीज है, ओबेसिटी है, उसको लगता है मैं एक्सरसाइज कर लूंगा, योगा कर लूंगा, स्विमिंग करूंगा, तो वो सिर्फ कुछ परसेंटेज है। 90% तो यहाँ बैठा है। अगर उसको लगता है मैं प्रॉपर रेस्ट ले लूंगा, तो वो बस कुछ परसेंटेज है, प्रॉपर तो यहाँ बैठा है। अगर किसी को लगता है कि मैं, क्या बोल सकते हो, हाँ पॉजिटिव एटीट्यूड रखूंगा, तो वो कुछ परसेंटेज है, बाकी तो यहाँ बैठा है। तो इन सबका कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। आप प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? आज लोग आप देख रहे होंगे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, डायबिटीज की दवाई खा रहे हैं, लेकिन इधर की तरफ किसी का फोकस ही नहीं है। हार्ट की गोलियां खा रहे हैं लेकिन डाइट की तरफ फोकस ही नहीं है। ओबेसिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, डाइट की तरफ फोकस ही नहीं है। पीसीओएस से जूझ रहे हैं, डाइट की तरफ फोकस ही नहीं है। कैंसर है, डाइट की तरफ फोकस ही नहीं है। उनका फोकस कहाँ पे है? सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक या कोई भी मेडिसिन पे। इस चीज को प्लीज समझिएगा। हाँ, जो ये बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ मैं। हम लोगों का फोकस कहाँ है? सिर्फ इनको इनको सप्रेस करने के लिए, इनको सप्रेस करने के लिए हमारा फोकस है सारा यहाँ पे। इसको नीचे लाया जाए, लेकिन किसी का फोकस यहाँ पे नहीं है। और यही मेन फोकस होना चाहिए जब आप अपना किसी को भी समझाने जाएंगे अबाउट न्यूट्रिशन, डायबिटीज, हार्ट, ओबेसिटी, पीसीओ, कैंसर, वट एवर लाइफस्टाइल डिजीज, एनी लाइफस्टाइल डिजीज। फैटी लीवर भी इसी का पार्ट आ जाता है, थायराइड भी इसी का पार्ट आ जाता है। और इन्हीं लाइफस्टाइल डिजीज को एक दूसरे नाम से भी बोला जाता है, जिसको आपको याद रखना है, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिजीजेस। अब आप बोलेंगे ये मेटाबॉलिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब भी एक डायबिटिक पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है, हार्ट का पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, मोटापे का पेशेंट जाता है, पीसीओडी, तो डॉक्टर बोलता है आपका मेटाबॉलिज्म दुरुस्त नहीं है, पुअर है। इसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है।
तो इसलिए इनको कहा जाता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको एक एक चीज करके क्लियरली, एक एक चीज मैं सारी आपको क्लियर करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड आता है, इसी मेटाबॉलिक, इसी चीज को हम एक और चीज बोलते हैं सेल्यूलर डिसऑर्डर। तो वर्ड पे जाइएगा, सेलुलर डिजीजेस। अब ये क्या होता है, इससे आपके कई सारे डाउट क्लियर होंगे, बहुत सारे। जैसे मैं आज का जो टॉपिक है दैट इज डायबिटीज, उसको हाँ कनेक्ट करके चलना मेरे साथ। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो ये बोलेंगे कि सर मुझे 5 साल हो गए डायबिटीज को। कोई बोलेगा मुझे 10 साल पहले डिटेक्ट हुई। कोई बोलेगा मुझे 20 साल पहले डिटेक्ट हुई। ठीक है, सब ऐसे ही बोलेंगे। वो बोलेंगे डिटेक्शन, डिटेक्शन मतलब उन्हें मालूम पड़ा। लेकिन यहाँ पर इस चीज को समझते हैं कि इस बीमारी को, डायबिटीज भी तो उसमें से एक ही है ना लाइफस्टाइल बीमारी को, सेल्यूलर डिसऑर्डर क्यों कहा जाता है। मेटाबॉलिक समझ आया, मेटाबॉलिज्म दुरुस्त नहीं है, वो आगे देखेंगे क्या होता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आया, समझ आता है जीवन शैली के नाम से वो रखा गया। तो सेलुलर डिजीज इसको क्यों कहा जाता है, आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझेगा हमारा शरीर फ्रेंड्स किसका बना है, कोशिकाओं का, जिसको आप क्या बोलते हैं, सेल। खूब सारे जब सेल्स मिल जाते हैं वो क्या बनाते हैं, ऊतक, जिसको आप क्या बोलते हैं, टिश्यूज। खूब सारे टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, अंग। हार्ट, लंग, लिवर, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, आइज, ये सब आपके ऑर्गन है। सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, सिस्टम। और खूब सारे सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, ह्यूमन बॉडी। ऐसे ही होता है ना हमारा। अब पॉइंट समझना, जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है मुझे 5 ईयर्स हो गए डिटेक्शन में, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए अपना। तो इसमें करना क्या होता है, इसमें ये होता है कि जैसे 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, ये सब चीजें हो गई, इसमें ये समझना चीज होती है कि इसको यूं समझना कि क्या आपको लगता है डायबिटीज एक ही साल, एक ही बार में हो जाती होगी, एक दिन में। हार्ट डिजीज एक दिन में पता चला होगा, ओबेसिटी एक ही बार में पता चला होगा, पीसीओएस एक दिन में होता है, कैंसर एक दिन में होता है। इस चीज को इस तरह से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल इसी पॉइंट से। सबसे पहले ये बीमारी आती है आपके सेल्स पे। तो सेल से बना आपका वर्ड सेल्यूलर, यानी सेल से। ये बीमारी एक दिन में नहीं आती डायबिटीज। इसने बोला मुझे 5 साल हो गए, हाँ 5 साल, डायबिटीज को 5 साल हो गए। इसको प्लीज आराम से समझना, आप सामने वाले को समझा पाओगे, उससे टाइम दे पाओगे, तभी उसे समझ भी आएगा आप क्या बोल रहे हो। सेल से ये बीमारी जाती है ऊतकों में, ऊतक कमजोर होने लग जाते हैं टिश्यूज, फिर ये जाते हैं अंगों में, अंग कमजोर होने लग जाते हैं। तो जब अंग कमजोर होने लग जाते हैं तो सारे ऑर्गन्स का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। जब ऑर्गन्स का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है तो आपका सिस्टम में इसका इम्पैक्ट आता है। अब जब सिस्टम में इम्पैक्ट आता है तो जैसे बार बार पेशाब आना, आंखों में धुंधलापन, सेक्सुअल वीकनेस, इन्फेक्शन होना, हाथ पैर में झंझनाहट, जो मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ अभी डायबिटीज के बता रहा हूँ क्योंकि आज सेशन उनका है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं। जब ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं तब आप यहाँ पे किसको अप्रोच करते हो, डॉक्टर को। और डॉक्टर वहां से आपको कहाँ भेजता है, लैब में। और लैब में जाकर डिटेक्ट हो गया था कि आपका जो शुगर है वो हाई हो गया है, आपका शुगर ब्लड में हाई हो गया है। और तब आपको 5 साल पहले पता चला था, 10 साल पहले पता चला था, 20 साल पहले पता चला था कि आप एक डायबिटिक पेशेंट है। क्या मैं यहाँ तक समझाने में सही रहा। तो मेरा यहाँ पे आप बोलोगे फिर ये समझाया क्यों, ये समझाया इसलिए कि ये जो सेल से लेके ऊतक और ऊतक से लेके सिस्टम तक, यहाँ शरीर के अंदर 8 से 10 साल लगते हैं शुगर को होने में, आपको रिफ्लेक्शन देने में। पहले सेल वीक हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, उसके बाद टिश्यू कमजोर हो रहे हैं, उसके बाद अंग कमजोर हो रहा है, उसके बाद सिस्टम बिगड़ रहा है। यहाँ आके जब प्रॉब्लम होती है तब जाके आपको पता चलता है। और यहाँ पे आप रेगुलर टेस्ट करा रहे होते हैं, इस फेज में आप रेगुलर चेक करा क्या रहे होते हैं, आप फास्टिंग चेक करा रहे होते हैं, पीपी चेक करा रहे होते हैं, A1C, और आप बोलते तो बिल्कुल सही आ रहा है, बस अचानक से 5 साल पहले एकदम ये हाई आ गया और डॉक्टर ने बोल दिया मुझे शुगर हो गई। क्या मैं ये सही समझा पाया, तो प्लीज मुझे आप चैट बॉक्स में यस नो लिखिए। क्या सब समझ पाए इस चीज को, जो लिख सकता है चैट बॉक्स में यस नो लिखिए प्लीज। ट्राई योर बेस्ट।
ओके, नेक्स्ट। जस्ट हो रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम अब। ये तो मुझे पता चल गया कि डायबिटीज अगर कोई बोलता है 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, तो आपने सिंपल बोलना है सर 5 साल नहीं, इसमें 8 से 10 साल और जोड़ लीजिए, 10 साल में 8 से 10 साल और जोड़ लीजिए। इसका मतलब आपको 18 से 20 साल हो गए, या अपना 13 से 15 साल हो गए। आपने बस ये बोलना है सामने वाले को, तो उसको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई, डायबिटीज जड़ की बीमारी है, और ये धीरे 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 बढ़ती ही है। तो बहुत लोगों को ये रहता है कि सर हम ना टेस्ट नहीं कराएंगे, बहुत लोग होते हैं टेस्ट नहीं कराते, बोलते सर टेस्ट कराएंगे ना, तो टी फॉर टेस्ट और टी फॉर टेंशन शुरू हो जाती है, अगर निकल गया तो क्या होगा। लेकिन आप बात समझना, अगर आपने अर्ली डिटेक्शन कर लिया, अर्ली डिटेक्शन मतलब इस स्टेज में ही टेस्ट हो गया, या टिश्यू के स्टेज में टेस्ट हो गया, या ऑर्गन की स्टेज में टेस्ट हो गया, तो आपका जब सिस्टम बिगड़ रहा है, तो ये तो तब बिगड़ता है जब ये सब बेकार हो जाते हैं। तो आप इसको यहीं करेक्ट कर सकते हो, यहीं करेक्ट कर सकते हो। अर्ली डिटेक्शन ही इसका इलाज है। जितनी जल्दी आपको पता चल जाए कि आपकी बॉडी में जो है शुगर बैलेंस नहीं है, उतना ही अच्छा है आपके लिए। तो कभी भी टेस्ट कराने से डरना मत, क्योंकि डर का यूं बोलते हैं डी फॉर डिजीज, डी फॉर डायबिटीज। और आज जो इंडिया में नंबर वन डायबिटीज, उसका सबसे बड़ा कारण है डर। डी फॉर डर। और इसलिए बोला जाता है कि इंडिया में डायबिटीज इसलिए बढ़ रही है क्योंकि देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की कमी है, और कुछ नहीं। और ये सेशन सारा अवेयरनेस के ऊपर ही है, ताकि आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता जाए। ठीक है, तभी आप हमारा जो सिग्नेचर ब्रांड है न्यूट्रिशन है उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। सिर्फ ये बोल देने से नहीं होगा कि ये इस ग्रुप का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, शुगर कम करेगा, ये है, उससे कुछ नहीं होता है। यू हैव टू एक्सप्लेन देम एवरीथिंग। तो लैक ऑफ अवेयरनेस यहाँ से, इसी को हमने कवर करना है आज। ओके, अब आ जाते हैं। तो हमें ये तो समझ आ गया क्या है, अब ये समझते हैं कि ये डायबिटीज है क्या चीज। आप यूं समझिए कि आपने खाना खाया, खाने को मैं लिख देता हूँ फूड। आपने, ओके टीम, जस्ट ओके टीम। तो सबसे पहले जैसे आपने खाया फूड, खाना खाया, ठीक है। हम सबको पता है खाना ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में होंगे, फैट्स एसेंशियल फैटी एसिड्स में होंगे, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स में होंगे। ये सब अपना अपना रोल करेंगे। हम यहाँ पे मेजर जो हमारा पार्ट होता है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। जब मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप घर में क्या खाते हैं, रोटी या फुल्का, रोटी या फुल्का, तो जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है उसका फुल्का बनता है, और कॉम्प्लेक्स से रोटी बनती है। जैसे यहाँ पे आता है आपका आटा, अ, आटा, सूजी, मैदा, चीनी। यहाँ पे आता है मिलेट्स, मोटा अनाज, गरीबों का अनाज, ठीक है ना, फाइब्रस अनाज। तो हमारा जो मेन खाना है कॉम्प्लेक्स है। तो मैं अभी डाइट पे नहीं घुसूंगा, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि होता क्या है, नॉर्मल चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स पे आते हैं। ठीक है, आपने खाना खाया, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स को ले लेते हैं, जो मेजर पार्ट है, एनर्जी का सोर्स है। इसको क्या बोला जाता है, एनर्जी। आप खाना क्यों खाते हो, आप खुद सोचिए, आपने खाना क्यों खाया आज, आज सुबह नाश्ता क्यों किया। क्योंकि खाना मजबूरी है। क्यों मजबूरी है, खाना खाना खाते किस चीज के लिए। तो खाना क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी। आपकी बॉडी को क्या चाहिए, ऊर्जा, फ्यूल चाहिए। तो बॉडी का फ्यूल है खाना, उसी से ऊर्जा मिलेगी, उसी से आपकी बॉडी चल रही है, सोच रही है, कर रही है, जो भी आप कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है ये कैसे आई, वहां तक देखते हैं। अभी एनर्जी चाहिए किसको, मैंने क्या बोला था, आपका शरीर किसका बना है, सेल्स का। ठीक है, सेल्स का, कोशिकाओं का। इसको क्या चाहिए, इसका खाना है, इसका खाना लेट से, इसका खाना है ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या बोलते हैं आप, शुगर, आम भाषा में चीनी। बोलते हैं ना ब्लड में शर्करा बढ़ गया, ब्लड में शक्कर बढ़ गई है, ब्लड में शुगर बढ़ गई है, यही है वो ग्लूकोज। तो ये सेल्स का क्या है, ये खाना है, समझिए। ये सेल के अंदर जाएगा कहीं, या तो स्टोर हो जाएगा, या ये तब्दील हो जाएगा किसमें, ऊर्जा में। यानी जो आपने खाना खाया, उससे क्या मिलता है, बॉडी में आती है ऊर्जा, एनर्जी। दूसरा क्या आता है, प्लीज समझते रहना इसको, क्योंकि यहीं से न्यूट्रिशन शुरू हो जाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
तीसरा क्या होता है? हीलिंग, रिपेयरिंग। आपकी बॉडी अपने आप को हील करना शुरू कर देती है। इसके लिए आपको ये ग्लूकोज चाहिए सेल्स के अंदर। ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आप एक डायबिटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, तो एक डायबिटिक पेशेंट होता है, सबसे पहले बहुत कमजोर होता है, वीकनेस आने लग जाती है, उसके मुंह के दांत के आंत सेल सब गलने लग जाते हैं, वीक हो जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, मसल्स नहीं ग्रो कर रहा होता है। हाथ जो हमारी ग्रोथ, वैसे क्या होता है नॉर्मली हमारा खून बनना, बाल बढ़ना, नाखून बढ़ना, मांसपेशियां बनना, सब कुछ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो सब स्लो डाउन हो जाते हैं। उसके घाव भरना बहुत हो जाता है, उसको बोलते हैं स्लो वुंड हीलिंग। उसके घाव भरना बहुत स्लो हो जाते हैं। लेकिन एक नॉर्मल इंसान में क्या है, जैसे ही आप खाना खाते हो उसे क्या मिलता है? ऊर्जा। उसको मिलती है ग्रोथ, उसको मिलती है हीलिंग। ये जरूरी है, इसलिए हमारे को ग्लूकोज चाहिए। तो जैसे ही आपने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होते हैं किसमें? ग्लूकोज में। अब इसको समझते हैं क्या होता है, साइकिल को समझना प्लीज। आपने खाना खाया, खाना कहाँ से खाया? मुंह से खाया, मुंह में उसने खाने को चबाया, खाने के साथ चीड़फाड़ हुई, खाने में थूक मिल गई, ठीक है, और वो खाना कैसा हो गया? सॉफ्ट। और वो सॉफ्ट खाना यहाँ से ओसोफेगस से नीचे आया 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 और स्टमक में आ गया। कहाँ पे आ गया? स्टमक में। और स्टमक में क्या लगी है? चक्कियां बड़ी बड़ी, जहाँ पे स्टमक में खाने को उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जो खाना उसको चाहिए। यहीं पे सारे बाइल्स एंजाइम खाने को तोड़ते हैं, खाने को उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारे शरीर को चाहिए। और यहाँ जो है खाना कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में। यहाँ कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में। और वो फिर छोटी आंत बड़ी आंतों के, छोटी आंत के एब्जॉर्प्शन के माध्यम से वो आपके कहाँ पर आ जाता है? ब्लड में। आपके ब्लड में आपने खाना खाया, और आपके ब्लड में क्या आ जाएगा? अब जो आपने खाना खाया उससे आ जाएगा ग्लूकोज। मैं इसको ग्रीन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी अब आपके ब्लड में शुगर आ गई है, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज। इसको अब मैं डायग्राम बनाता हूँ, मैं इसको गोल गोल बना देता हूँ ये। यानी अब ब्लड में आपके शुगर आ गई है, ब्लड में शुगर आ गई है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। हाँ, खाना खाया, ब्लड में शुगर आ गई। अब ये शुगर किसको चाहिए? इस सेल को चाहिए। इस सेल को क्या चाहिए? शुगर चाहिए। इस सेल को शुगर क्यों चाहिए? तभी तो ये आपको ऊर्जा दे पाएगा, ग्रोथ दे पाएगा, हीलिंग दे पाएगा। अब यहाँ पे समझना, ये ग्लूकोज सेल को चाहिए बड़े आराम से। ये सेल को मिल जाता है? आंसर इज नो। ये अपने आप नहीं जाता। इसको यहाँ भेजने के लिए, सेल के अंदर जाने के लिए, इसको एक चीज चाहिए, उसका नाम है इंसुलिन। जो आपने खाना खाया, जो ग्लूकोज बना, वो सेल में किसकी मदद से जा सकता है? सिर्फ इंसुलिन की मदद से जा सकता है। वो क्यों जाता है वो मैं आगे बताऊंगा, बस ये वर्ड याद रखना। इस सेल में इस ग्लूकोज को अगर कोई पहुंचा सकता है तो वो है ये इंसुलिन। और ये इंसुलिन कहाँ से आया? इंसुलिन निचोड़ने वाला जो हमारे अंदर ग्लैंड है उसका नाम है पैंक्रियास। बस ऐसे याद रखना। पैंक्रियास ने क्या निकाला? इंसुलिन। तो इंसुलिन जैसे निकला, इंसुलिन को मैं ब्लू रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डायमंड शेप में। तो ब्लड में क्या आ गया? इंसुलिन। ब्लड में क्या आ गया? इंसुलिन। अब ये जो इंसुलिन है ये ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाएगा, और उसको ऊर्जा भी मिल जाएगी, ग्रोथ भी मिल जाएगी, हीलिंग भी मिल जाएगी। क्या हम यहाँ तक डन है टीम? प्लीज को आराम आराम से चलना, आराम आराम से समझना। नहीं समझ आया मुझे रोक देना, हैंड रेज कर देना, पूछ लेना, और हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब ये देखते हैं ये इंसुलिन का रोल कैसे आया। मैं एक सेल बना रहा हूँ, एक कोशिका है हमारी, तो पूरा शरीर ही कोशिकाओं का बना है। मैंने ये बना दिया एक, और यहाँ पे बना देता हूँ। बस ये चीजों को याद रखना जो करने जा रहा हूँ, और यही आपने भी सामने करना जाके।
ठीक है, इसको कलर कर दूंगा तो और इजी रहेगा। ये मैंने बनाया वी शेप में, ये बनाया वी शेप में, ये बनाया वी शेप में, और ये मैंने बनाया है ओ शेप में। ओ, ओ, ओ। क्यों बनाया? मैंने क्या बोला था, आपने खाना खाया और आपके ब्लड में क्या आ गया, ग्लूकोज। लेट से ग्लूकोज, मैंने ऐसे बोला था, गोल गोल ग्लूकोज आ गया खाने में। आपके ब्लड में शुगर आ गई, आपने खाना खाया इसलिए शुगर आ गई। आपने एक ग्राई खाई, शुगर आ गई। आपने एक कोल्ड ड्रिंक पी, उसमें एक कोल्ड ड्रिंक में 10 चम्मच शुगर होती है। आपने एक आइसक्रीम खाई, उसमें 5 चम्मच शुगर होती है। आपने एक बिस्किट खाया, उसमें शुगर होती है। आपने मैदा खाया, उसमें शुगर होती है। आपने गेहूं की रोटी खाई, उसमें शुगर होती है। आपने चावल खाया, उसमें शुगर होती है। लोगों को कहता है डायबिटीज चीनी से होती है, चीनी तो कुछ भी नहीं है, बदनाम है बेचारा। ठीक है। तो ये इस तरह से सारा शुगर जो है आपके ब्लड में आ जाता है। जैसे ही आपके शुगर ब्लड में आता है, वैसे ही आपके पेंक्रियाज को मैसेज चला जाता है, और पेंक्रियाज जो है अपने आप को निचोड़ता है और किसको सिक्रेट करता है, इंसुलिन को। किसको सिक्रेट करता है, इंसुलिन को। तो वो इंसुलिन को इस तरह से सिक्रेट कर देता है। तो अब आपके ब्लड में दो चीजें आ गई, एक आ गया ग्लूकोज और एक आ गया इंसुलिन। एक आ गया इंसुलिन और एक आ गया ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैंने बोला था ये ग्लूकोज इस सेल में तभी जा सकता है जब इंसुलिन होगा। तो मैंने यहाँ पे ये जो बनाया है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्या, इंसुलिन। और ये जो गोले गोले बनाए हैं, इनको क्या नाम दिया मैंने, इनको नाम दिया मैंने ग्लूकोज। ठीक है। ये ग्लूकोज इस सेल में कैसे एंटर करेगा, विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन। क्यों? ये जो वी शेप बनाया ना फ्रेंड्स, ये जो वी शेप मैंने यहाँ बनाया है, ये और ये, इनको क्या कहते हैं याद रखिएगा, इनको कहते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। ये है इंसुलिन रिसेप्टर, यानी जो इंसुलिन को रिसीव करेगा। तो आप इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पे देखिएगा, इंसुलिन बनाया। इंसुलिन को आप एक तरह से समझिए, ये है चाबी। ठीक है, ये चाबी है। और इंसुलिन रिसेप्टर जो मैंने लिखा वो क्या है, इंसुलिन रिसेप्टर क्या है, वो है लॉक। तो इंसुलिन क्या हुई की, चाबी, और वो है लॉक। तो जैसे ही ब्लड में इंसुलिन, जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज आया, पैंक्रियाज ने अपने आप को एक्टिवेट किया, पैंक्रियाज ने अपने आप को एक्टिवेट किया और इंसुलिन सिक्रीट कर दिया। और अब इंसुलिन आया 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 सेल पे जुड़ गया। इंसुलिन आया 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 इंसुलिन रिसेप्टर पे जुड़ गया। तो इस तरह से यहाँ पे आके ये बाइंड हो गया इसके बाद। ये यहाँ बाइंड हुआ। इसका बाइंड होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप दूसरी तरफ देखोगे, तो ये जो दूसरा यू चैनल बनाया था, ये था क्या, ये इसको बोलते हैं ग्लूकोज चैनल। ग्लूकोज चैनल, हमारे घरों के बाहर चैनल लगे होते हैं ना लोहे के, वो एंट्री रोकने के लिए और आने के लिए। तो जैसे ही इंसुलिन इस पे लगता है, रिसेप्टर पे, ये ताला खुल जाता है, किसका, ये ग्लूकोज के दरवाजे खुल जाते हैं। ये ग्लूकोज के दरवाजे खुल जाते हैं, ये ग्लूकोज के दरवाजे खुल जाते हैं। और जो ब्लड में शुगर होती है, वो ऑटोमेटिकली इन दरवाजों के थ्रू, ऑटोमेटिकली इन ग्लूकोज रिसेप्टर के थ्रू, ऑटोमेटिकली इन ग्लूकोज चैनल के थ्रू सेल के अंदर आ जाते हैं। और सेल के अंदर जब वो आ जाते हैं, तो कुछ उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं, कुछ स्टोर हो जाते हैं, और कुछ आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एटीपी में। यानी कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं ऊर्जा में, और वो तीनों चीजों में। ये एक बेसिक साइंस है जो आपको मालूम होनी चाहिए डायबिटीज में। बेसिक साइंस। इसको पढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि आपको साइंस आती हो, कुछ आती हो। ठीक है ना? तो जो ग्लूकोज चैनल है, यानी जो ग्लूकोज का दरवाजा है, वो तभी खुलेगा जब इंसुलिन चाबी जो है इंसुलिन ताले में जाके लगेगी। और जैसे ही इंसुलिन इंसुलिन ताले में लगता है, ताला खुल जाता है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज सेल्स के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और ग्लूकोज फिर कुछ स्टोर हो जाते हैं, और कुछ जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, उसका मतलब होता है ऊर्जा यानी ताकत। ये एक नॉर्मल फंक्शनिंग है, नॉर्मल। क्या हम यहाँ तक डन है? अगर इस यहाँ तक कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो पूछिए, वरना हम आगे बढ़े। एनी क्वेरी, क्वेश्चन किसी का भी, टीम? ओके।
नेक्स्ट। थैंक यू। ओके, अब आ जाते हैं हम शुगर हुई क्यों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुगर की जननी जिसको आप बोल सकते हैं, स्टार्टअप। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ टाइप 2 की बात कर रहा हूँ। टाइप 2। वन और क्या होता है वो बाद में समझेंगे, पहले यहाँ देखते हैं। टाइप 2 डायबिटीज जिसको ऐसे लिखा जाता है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और उससे एक पहले का फेज होता है, इससे पहले का एक फेज होता है जिसको बोलते हैं प्री डायबिटीज। ये स्टार्टिंग हो रही है, बिल्कुल स्टार्टिंग हो रही है टाइप 2 की। और याद रखिएगा, अगर हम बात करें, तीन टाइप की डायबिटीज है, टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल। जेस्टेशनल वो जो मदर को होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी, दोनों चाइल्ड एंड मदर की हट जाती है, लेकिन दोनों प्रोन होते हैं और उनके बच्चे को हमेशा खतरा बना रहता है। ड्यूरिंग बर्थ ऑल्सो बहुत सारी क्रिटिकल होता है, तो इनको हमेशा डॉक्टर की निगरानी में ही डिलीवरी देनी चाहिए। जेस्टेशनल डायबिटीज जो गर्भ के दौरान होती है। टाइप 1 डायबिटीज ये वो होती है जिसमें ये पैंक्रियास जो इंसुलिन निकालता है ना, जो पैंक्रियास के जो बीटा सेल्स होते हैं वो ही किल कर देता है इसकी इम्यूनिटी। टाइप 1 इम्यूनिटी का डिसऑर्डर है, इम्यूनिटी का डिसऑर्डर है। इसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ये आप ही की इम्यूनिटी आप ही के अगेंस्ट काम करती है और आपके पैंक्रियास के बीटा सेल्स को उसी रात एक एक ही रात में खत्म कर देती है। ये डायबिटीज एक दिन में हो जाती है। ये छोटा बच्चा न्यूबॉर्न बेबी से लेके 20-25 साल तक आराम से किसी को भी हो जाती है, लेकिन एक ही दिन में हो जाती है। लेकिन ये परिवार की तरफ से नहीं आती है, ये हेरिडिटी नहीं होती है। ये हेरिडिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जैसे किसी की हाथ पैर की उंगलियां टेढ़ी हो रही होती है जिसको आप बोलते हैं रेमेटाइड आर्थराइटिस। जैसे किसी को कैंसर हो जाता है, सोरायसिस हो जाता है, वैसे ही एक ये वाली टाइप 1 डायबिटीज भी होती है। इसमें जीवन भर इस व्यक्ति को बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, क्योंकि इसके पैंक्रियाज के बीटा सेल्स को वो हमेशा के लिए मार देते हैं। तो ये जीवन भर बाहर से ही इंसुलिन लेंगे। अगर आज कोई टाइप 1 का रिवर्सल की बात करता है तो याद रखिएगा वो चीट कर रहा है आपके साथ। कुछ नहीं होता ऐसा। टाइप 1 में आपको इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। ठीक है। नाउ, तो जेस्टेशनल हमें समझ आ गया, टाइप 1 समझ आ गया। अब बचा क्या? 95% जो लोग पीड़ित है वो टाइप 2 डायबिटीज से हैं। और टाइप 2 डायबिटीज में पहली स्टेज जो होती है वो होती है प्री डायबिटीज, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। उसका एक जड़ कारण जो आज 20 से 25 साल बाद जाके डॉक्टर्स को भी क्लियर हुआ है। ठीक है, वो समझते हैं। अभी भी उसके ऊपर बहुत डिबेट होती है, लेकिन वो बहुत वैलिड पॉइंट है। ये डायग्राम आपके आगे दिमाग में है पूरा का पूरा एज इट इज। मैं इसी को अब चेंज कर रहा हूँ कि डायबिटीज की स्टार्टअप कैसे हुई, स्टार्ट कहाँ से हुआ। फ्रेंड्स, मैंने बोला था ये इंसुलिन है और ये इसका ताला है। ताल चाबी जब ताले में लगेगी तो ग्लूकोज का डोर ओपन हो जाएगा और ग्लूकोज प्रवेश कर जाएगा अंदर, और आपको मिल जाएगी ऊर्जा। यस, यही हुआ था। लेकिन अब एक वर्ड में लिखने जा रहा हूँ, एक वर्ड में लिखने जा रहा हूँ जो 90% कारण है। 90% कारण है। किसका? स्टार्टिंग ऑफ डायबिटीज का भी, प्री डायबिटीज का भी है, पीसीओएस पीसीओडी का भी है। आप बोलोगे अरे, ओबेसिटी का भी है। अरे, ये सब भी आते हैं इसमें। तो क्या हम डायबिटीज पढ़ रहे हैं? नो, हम पढ़ रहे हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, समझिएगा। वो सब भी इसमें आते हैं। और इस वर्ड को क्या बोला जाता है? यहाँ पे क्या होता है, ये जैसे आपका सेल है, ड्यू टू, मैंने बोला था 90% कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपकी डाइट। आपकी इस डाइट के कारण आपके सेल्स के ये जो इंसुलिन रिसेप्टर्स है और सेल्स है, इसके इर्द गिर्द जम जाती है एक मोटी सी परत। प्लीज समझना, ये परत जम रही है, हाँ? ये परत जम रही है। सेल के इर्द गिर्द क्या जम रही है? परत। परत मीन्स एक लेयर बन रही है। किस चीज की लेयर है ये लेयर है फैट की। ये लेयर है, किसको क्या बोलते हैं? विसरल फैट की। ये लेयर है किस चीज को, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस फैट बोलते हैं। ये सारी लेयर बन रही है। अब आप सोचिए, आपके घर का ये एक ताला है, ये इतना सा सेक्शन ले लीजिए। ये आपके घर का ताला है और इसके बीच में आपने प्लास्टिक भर दिया। ठीक है, इसके बीच में आपने थर्माकोल भर दिया, इसके बीच में आपने पनीर भर दिया, इसके बीच में कोई भी चिकनी चीज भर दी अच्छे से। आप बताइए कि अब ये जो इंसुलिन यहाँ है ब्लड में, ये जो ब्लड में इंसुलिन है, क्या ये यहाँ पे लग पाएगा? अपने आप से पूछिए।
जब आपके यहाँ पे सारे जो एंट्री गेट है जहाँ पे इंसुलिन ने अटैच होना है, अगर वो पूरा भर जाएगा चर्बी से, फैट सेल से, ओबेसिटी जिसमें आप देखते हैं पहला कारण, ये फैट सेल से सारे ट्रांस फैट हम अपने हाथ से अपने बच्चे को देते हैं, चाउमीन बर्गर पिज्जा मैगी सब, कोल्ड ड्रिंक, सब भरा पड़ा है ट्रांस फैट से, बिस्किट्स बढ़िया बढ़िया बिस्किट्स। आप ये बताइए, ये इंसुलिन क्या यहाँ लग पाएगा? आंसर इज यस और नो। तो आंसर इज नो। तो होगा क्या अब इस व्यक्ति ने खाना खाया, इसके शरीर में ग्लूकोज तो बनेगा ही ना, खाना खाएगा, डायबिटिक पेशेंट जो खाना खाएगा, जो आम आदमी का ग्लूकोज बन रहा है इसका भी बना। इसके शरीर में पैंक्रियाज अभी ठीक है, तो पैंक्रियाज ने इंसुलिन भी बनाया, लेकिन जो अब इसके सेल्स हैं वो इस पैंक्रियाज को पहचान ही नहीं रहे, और उन्होंने एक लेयर बना दी, समझिए, एक लेयर बना दी, और अब वो इस इंसुलिन को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया, इस इंसुलिन को रिजेक्ट कर रहे हैं, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, और एक रेजिस्टेंस सा बनाना, एक दीवार सी खड़ी हो गई। ये क्या है? दीवार सी खड़ी हो गई। अब इंसुलिन जो है वो यहाँ अटैच हो ही नहीं पा रहा है, हो ही नहीं पा रहा है, और सेल जो है इसको रजिस्ट कर रहा है, रुक जाओ कह रहा है, रुक जाओ, तुम नहीं आ सकते, तुम नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि दरवाजे सब बंद है। इस स्टेज में इस वर्ड को हम बोलते हैं फ्रेंड, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये वाला पॉइंट समझ पाए? इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब आपकी कोशिकाओं में जो इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं या तो वो बहुत नीचे चले जाते हैं या उनके ऊपर परत जम जाती है, जिसको आप बोलते हैं विसरल फैट या ट्रांस फैट, जो आप बीसीए मशीन से चेक कराते हैं तो ही मालूम पड़ सकता है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता। तो अब आप यहाँ पे सोचिए कि इस वाली स्टेज में आइए, यहाँ वाले जो फर्स्ट पेज में आता हो, तो यहाँ से समझेंगे। अब यहाँ पे सेल्स के इर्द गिर्द विसरल फैट जम रहा है, आपने कोई टेस्ट कराया ही नहीं, आपने कोई टेस्ट नहीं कराया, यहाँ पर भी जम रहा है, कोई टेस्ट नहीं कराया, यहाँ आके ऑर्गन जो है थकने लग गया, वीक पड़ने लग गया, यहाँ आके सिस्टम खराब हो गया। अब ये जो ट्रांस फैट जम रहा था यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं? विसरल फैट, जो आपके अंगों के आसपास जमने लग जाता है, और इसके लिए जो टेस्ट होता है उसके बोलते हैं बीसीए, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। ठीक है, ये बीसी है, ये एक चीज है जो हमें अब पता चल रही है, बिकॉज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे आ रही है, पहले तो हम में से किसी ने नहीं करी है चेक। हम तो सिर्फ एक ही चीज चेक करते थे, फास्टिंग चेक करते थे, पीपी चेक करते थे, A1C करते थे, और एक बिग स्माइल लेते थे, हे राम हम बच गए, हमें कोई शुगर नहीं है। लेकिन हमें इस चीजों का तो पता ही नहीं था पहले, अब पता चल रहा है। अब यहीं पे आगे आते हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स इंसुलिन रेजिस्टेंस। न्यूट्रासुलिन का काम होता है इसको कम करना, इसको खत्म करना। साथ साथ बताता भी रहूंगा, लेकिन एंड में न्यूट्रिशन भी प्रॉपर बताऊंगा, और अगर आज नहीं बता पाया तो कल के सेशन में कवर करूंगा। ठीक है, मैं 145 या 1 आवर से ज्यादा नहीं बताऊंगा, कल वापस कवर कर दूंगा इसको, और ये वाली कोशिश करूंगा रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच जाए। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, नाउ द सेकेंड चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। अब इसको मैं एक नीट एंड क्लीन पेज में लेके आता हूँ वापस। अब यहाँ समझिए, ये एक सेल है, और उसके आसपास जो है सारी परत जम गई है, सारी परत जम गई है, और यहाँ से इस सेल ने क्या शुरू कर दिया है? इंसुलिन को रेजिस्ट करना शुरू कर दिया, इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान देना। अब क्या होगा जब इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो गया? तो अब यहाँ पे जो इसने खाना खाया हुआ है, तो इसके ब्लड में क्या था फ्रेंड्स? ग्लूकोज। ग्लूकोज तो है ही ना, खाना तो वो खा ही रहा है सुबह दोपहर शाम। और जैसे ही इसके पैंक्रियास को पता चला कि ब्लड में क्या है? ग्लूकोज है, तो पैंक्रियाज ने किस चीज की बारिश कर दी? पैंक्रियाज ने किस चीज की बारिश करी फ्रेंड्स? पैंक्रियाज ने किस चीज को सिक्रीट किया? इंसुलिन को। तो ब्लड में इंसुलिन भी आ गया, ब्लड में इंसुलिन भी आ गया। अगर आपने 10 रसगुल्ले खाए होंगे तो 10 रसगुल्ले से जितनी शुगर बनी होगी, अगर आपका पैंक्रियाज परफेक्ट है तो वो उतना इंसुलिन निकाल देता है, बस इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपके ब्लड में ग्लूकोज भी है, इंसुलिन भी है, लेकिन इस सेल में तो क्या शुरू हो गया? रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके तो जो लॉक है वो तो कवर हो गए हैं। अब ये यहाँ आ नहीं पा रहा है, ये यहाँ आ नहीं पा रहा है। तो अब क्या होगा? अब आपका सेल क्या है? सेल को क्या चाहिए? आपकी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी। आपका सेल बार बार मास्टर ब्रेन को जो है बोलेगा, भाई मुझे भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। ठीक है, अब ब्रेन क्या कहे, इसे भूख लगी है,
वहां पे आपको भूख का साइन आएगा, आप फिर से खाना शुरू हो जाओगे, और आपका ये सारा फंक्शन शुरू हो गया, और वो फिर से और ग्लूकोज छोड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको थोड़ा ना पता है कि ब्लड में ऑलरेडी ग्लूकोज है। आपका ग्लूकोज और बढ़ना लग जाएगा, धीरे धीरे और बढ़ेगा और बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे समझते रहना, ये एक काम चल रहा है, क्या हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे ग्लूकोज बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ पैंक्रियाज जो है वो ये देख रहा है कि यार ब्लड में तो बहुत सारा ग्लूकोज है, मैंने जो 10 इंसुलिन छोड़े थे ये कम है, 10 और छोड़ता हूँ। ये 10 छोड़ता है, फिर 10 छोड़ता है, फिर 10 छोड़ता है, फिर 10 छोड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और पैंक्रियाज का जो काम है वो भी मल्टीप्लाई होता जा रहा है। जो काम इसको 10 साल में करना था, 10 ईयर्स में, वो तो 1 साल में ही करने लग गया। ये इतना ग्लूकोज सिक्रीट कर रहा है इंसुलिन कि पूछो मत। लेकिन आपकी बॉडी किसको फेस कर रही है? इंसुलिन रेजिस्टेंस को। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कहाँ पे चेक होता है, कैसे चेक होता है, और ये रेलिवेंट है या नहीं है, ये आप खुद समझिएगा। इसके लिए एक टेस्ट होता है होमा ईआर, जो हम आपसे कराते हैं। क्योंकि अगर आपके ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती जा रही है, अगर आपके ब्लड में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती जा रही है, हाइपर इंसुलिनीमिया बोलते हैं इसको, हाइपर, अगर ये बढ़ती जा रही है, तो मींस आप प्योर प्योर पेशेंट है किस चीज के? इंसुलिन रेजिस्टेंस के। और अभी आपका जो पैंक्रियाज है उसको कई गुना काम करना पड़ रहा है, और 8-10 साल बाद ये पैंक्रियाज क्या पड़ जाएगा? वीक। और फिर ये पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन बनाना ही बंद कर देगा, और यहां से शुरू हो जाएगी गेम किसका? गोलियों का, यानी मेडिसिन का। और ये अब जाके क्लियर हुआ है कि पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और फिर पैंक्रियाज वीक होता है। प्लीज धीरे धीरे आराम से समझिएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आपके ब्लड में ग्लूकोज है, आपके ब्लड में इंसुलिन है, इंसुलिन से इंसुलिन ग्लूकोज को अंदर नहीं ले जा पा रहा, ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, पैंक्रियाज स्ट्रेस में आ जाता है, और पैंक्रियाज बार बार इंसुलिन को निचोड़ रहा है, निचोड़ रहा है, निचोड़ रहा है, निचोड़ रहा है। लेकिन वो ये देख रहा है ये तो कम हो ही नहीं रहा है, पैंक्रियाज और अपनी जान लगा रहा है, पूरी जान लगा देता है निचोड़ने में। लेकिन यहाँ पे कोई टस से मस नहीं हो रहा है, और ग्लूकोज का स्तर उधर से बढ़ता जा रहा है, इंसुलिन का स्तर उधर से बढ़ता जा रहा है। उसके लिए ही टेस्ट होता है होमा IR, जो आपको ये बताएगा कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं शुरू हो गया। जिसके साइंस आपने सुना होगा, गर्दन के आसपास छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, पसीने में बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है, यहाँ पे प्राइवेट पार्ट्स में और गर्दन के पीछे काली काली परतें जम जाती है। ये सारा जो साइन है ये किसका है? इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन। और न्यूट्रोसिलिन फ्रेंड्स इसी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करता है, मदद करता है। तो यहाँ पर क्या होने लग गया? दूसरी तरफ पैंक्रियास कमजोर होने लग जाता है। जो पैंक्रियास को 10 साल में काम करना है वो 1 साल में हम करा लेते हैं। अब यहाँ समझना, अगर हमारे को पहले आज तक ये पहले पता ही नहीं था इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, 20 साल पहले तक ये क्लियर नहीं था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस पहले होता है या पैंक्रियास वीक होते हैं। अब आप यहाँ समझना, जैसे ही वो पैंक्रियास कम इंसुलिन बना रहा है, जो दवाइयाँ होती है उस पैंक्रियास के ऊपर जाती है, लगती है, और वो पैंक्रियास को खूब अच्छे से निचोड़ती है कि इंसुलिन निचोड़। ऑलरेडी आपकी ब्लड में इंसुलिन है, आपके ब्लड में ग्लूकोज है, लेकिन दवाइयाँ और इंसुलिन निचोड़ती है, और इंसुलिन निचोड़ती है, और इंसुलिन निचोड़ती है। और एक टाइम आता है, अब ये पैंक्रियास जो है धीरे 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 क्या करने लग जाएगा? दम तोड़ने लग जाता है। और यहाँ पे प्योर हो जाता है कि नाउ ही इज अ टाइप 2 डायबिटिक, ही और शी इज अ टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि अब ये पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पा रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? इंसुलिन रेजिस्टेंस से। यहाँ तक कोई डाउट, समस्या किसी को कुछ, या ओके है? आगे बढ़ सकता हूँ? थैंक यू। ओके, नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ओके, अब ये हो गया यहाँ पे। तो अब तीन चीजें मेरे दिमाग में आई। अब जब हम किसी को भी न्यूट्रिशनल या डायबिटीज बता रहे हैं, तो सिर्फ फास्टिंग से काम नहीं चलेगा। फास्टिंग यानी खाली पेट, PP, पोस्टप्रेंडियल यानी खाने के 2 घंटे बाद, 1.5 से 2 घंटे बाद वाली मील, या HbA1c, जो आपके पास नया व्यक्ति आ रहा है, जिसको भी नई नई डायबिटीज बोल रहा है, मुझे 2 साल हुए, 5 साल हुए, 10 साल हुए हैं, उसमें जो है फास्टिंग भी कराइए, PP भी कराइए, A1c भी कराइए, प्लस होमा IR भी कराइए, प्लस BCA भी कराइए। BCA आपको हमारे सारे वेलनेस सेंटर्स में मिल जाएंगे, बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस। इससे आपका विसरल फैट के बारे में पता चलेगा, वरना 10 रुपीज में हर मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं ये लोग, 10 रुपए में चेक करके बता देंगे आपका बॉडी और मसल एंड फैट रेशियो कितना है बॉडी में। तो ये कराना जरूरी है, तभी आपको एक रियल पिक्चर पता चलेगी उस इंसान की कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है उसकी बॉडी के साथ। ठीक है, तो डायबिटीज का जड़ कारण मैंने आपको बता दिया, पहला ये कारण है। अब डायबिटीज में ब्लड कैसे राइज होने लगता है उसके तीनों कारण समझते हैं।
तो आप समझेंगे। अब ये समझे, ये ब्लड है और ये ब्लड में ग्लूकोज का स्तर हाई हो रहा है, ग्लूकोज बहुत हो रही है, हाई, हाई, हाई। तो जब ग्लूकोज है और हाई हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं हम? हाई को हम क्या बोलते हैं? जब बहुत तेज से गुस्सा आता है क्या बोलते हैं? हाइपर मत हो ज्यादा। तो हाइपर वर्ड याद रखना। ग्लूकोज है तो हाइपर ग्लाइसीमिया, हाइपर ग्लाइसीमिया। अब बोलेंगे ये क्या मतलब हुआ? हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाइ मतलब ग्लूकोज, सीमिया ईमिया मतलब ब्लड, यानी ब्लड में ग्लूकोज का स्तर हाई होना, इसी को बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया। याद रहेगा? कोशिश करना। तो अब ये हुई कैसे? तीन चीजें याद रखना, तीन स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज, क्योंकि इन तीन स्टेजेस पे ही न्यूट्रिशन काम करता है, तभी तो आप किसी को समझा पाएंगे और खुद को, अपने आप को कॉन्फिडेंस दे पाओगे न्यूट्रिशन की ताकत का। पहला, जो पैंक्रियाज इंसुलिन कम निचोड़ रहा है, कम, जिसके सिक्रीशन लेस हो चुका है, ये उसके सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं। या चलो सोल्यूशन में मैंने पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं। शुगर बढ़ी कैसे ब्लड में? ये जो पैंक्रियाज है, ये लेस इंसुलिन सिक्रीट कर रहा है, लेस इंसुलिन सिक्रीशन। यानी अब बीटा सेल्स जो है पैंक्रियाज में, जो बीटा सेल्स है वो क्या हो चुके हैं? वीक, कमजोर पड़ चुके हैं। तो ये पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना रहे हैं। ये पहला कारण हो गया। ठीक है। दूसरा कारण, आपका जो लीवर है, आपका जो लीवर है वो क्या करता है? तो ये जब इंसुलिन कम सिक्रीट करेगा तो क्या होगा? ग्लूकोज बढ़ेगा, क्योंकि वो कवर नहीं हो पाएगा, वो सेल्स में ले जा नहीं पाएगा। दूसरा क्या है? लीवर। लीवर क्या है आपका? सबसे बड़ा ग्लैंड है। लीवर क्या है आपका? सबसे बड़ी सिक्योरिटी है आपके शरीर की। आपका पूरा बॉडी का ब्लड प्योरीफायर काम इसी का है, सब कुछ इसी का काम है, सारा सिक्योरिटी है। इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है। लीवर गया तो आप गए, समझिए। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। और लीवर क्या करता है? अपने अंदर जो ये ब्लड में ग्लूकोज आता है, कुछ ग्लूकोज स्टोर करके रखता है, इमरजेंसी के लिए स्टोर करके रखता है, इमरजेंसी के लिए। जब ब्लड में जहां जहां शुगर यूज होने होती है, यूज होती है, उसके बाद वो जाके स्टोर होती है कहाँ पे? लिवर में। और लिवर में किस फॉर्म में स्टोर होती है? आपने कभी छोटे बच्चों को दूध पिलाया होगा, देखा होगा उनके लिए कौन सा दूध आता है? लैक्टोजन। ये वर्ड मैं बता रहा हूँ, ब्रांड नेम, लैक्टोजन। तो ये दूध होता है लेकिन पाउडर फॉर्म में होता है ना, बाजार में जो मिलता है। ऐसे ही लिवर भी अपने अंदर ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है और उसको बोलते हैं वहां पे ग्लाइकोजन। तो अब आपको लैक्टोजन से ग्लाइकोजन याद रहेगा। ठीक है, ग्लाइकोजन। अभी तक आपने देखा था पैंक्रियाज एक काम करता है कि उसके बीटा सेल्स इंसुलिन निचोड़ते हैं, लेकिन पैंक्रियाज में ही एक और सेल होता है जिसको बोलते हैं अल्फा सेल्स। ये अल्फा सेल्स का रोल क्या है? अल्फा सेल्स का काम होता है, ये एक और इंसुलिन, एक और तत्व बनाते हैं, हार्मोन बनाते हैं, इसका नाम है ग्लूकागॉन। और इसका काम होता है कि ये जो लीवर में ग्लूकोज है, इसको कन्वर्ट करना, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ब्लड में देना, ये इसका काम होता है। तो अब डायबिटीज में क्या होता है? लीवर को मैसेज जाता है कहाँ से? सेल से, कि मुझे भूख लग रही है। ब्रेन लीवर को मैसेज देता है कि इमरजेंसी हो गई है, ब्रेन भूखा, मेरा सेल भूखा है, तुम अपना काम करो। तो ये तो सिक्योरिटी एजेंट है, तो डिफेंस है। ये बोलता है अच्छा, बॉडी के अंदर इतनी मारामारी मच गई है। ये क्या करता है? ये अपने अंदर जो ग्लूकोज इसने स्टोर कर दिया ग्लाइकोजन में, इसको भी ये छोड़ना शुरू कर देता है। तो आपने देखा होगा, जो सुबह उठे आपने देखा आपकी फास्टिंग थी 110, 2 घंटे बाद आपने देखी 130, 4 घंटे बाद आपने देखा 140, 8 घंटे बाद देखा आपने 150। आप बोलोगे यार ये बढ़ क्यों रही है? मैं का खाना खा रहा हूँ, मैं ना पी रहा हूँ ना कुछ है, शुगर बढ़ने क्यों लग गई? अपने आप कैसे बढ़ रही है? रात को सोए सोए सुबह मेरी फास्टिंग इतनी बढ़ कैसे गई? ये कैसे हुआ? तो उसका ये दोस्त है आपका लिवर। तो लिवर क्या कर रहा है आपका? ग्लाइकोजन जो है, वो जो स्टोर ग्लूकोज है, उसको वापस ब्लड में डाल रहा है, तो ब्लड में ग्लूकोज का स्तर और बढ़ने लग जाता है, और बढ़ने लग जाता है। और इस वाली अवस्था को कहते हैं फ्रेंड, लीवर को क्या बोलता है? हिपैटिक, हिपैटिक। और ग्लूकोज को ग्लूकोज बोलते हैं, हिपैटिक ग्लूकोज। और बाहर फेंक रहा है उसको बोलते हैं आउटपुट। तो डायबिटीज में क्या होता है?
इंक्रीजेस, इंक्रीज्ड यानी बढ़ जाता है। लिवर से लिव, बढ़ जाता है लिवर से ग्लूकोज का आउटपुट, इसलिए बोलते हैं इसको इंक्रीज हिपैटिक ग्लूकोज आउटपुट। बस ये याद रखना दो तीन चीजें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जहां मैं जा रहा हूं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरा कारण। आई होप दूसरा कारण याद हो गया होगा। तीसरा कारण, हम सबके बॉडी के अंदर मसल्स हैं, सबके पास है, बोलेंगे मसल्स हैं। ये मैंने मसल्स बनाया है, मेरी तो नहीं है, पहले थी बट पिघल गए उसके बाद, शादी के बाद सब पिघल गया। तो ये मसल सेल्स है, ठीक है ना। जब हम मसल सेल्स की बात करते हैं तो डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, पहले नॉर्मल को समझते हैं, नॉर्मल में क्या होता है। नॉर्मल कंडीशंस में लिवर जब फुल हो जाता है ग्लूकोज स्टोर करके, तो ये हमारी सेकंड स्टोरेज है, मसल्स एंड फैट सेल्स। तो ये हमारी सेकंड एंड थर्ड स्टोरेज है, जहाँ पे बॉडी जो है ग्लूकोज को स्टोर कर लेती है, स्टोर कर लेती है। जब ये भर जाता है तो वो फैट सेल्स में स्टोर कर लेती है। क्यों? क्योंकि ये इमरजेंसी में काम आएंगे हमारे को, जब बॉडी को नीड होगी शुगर की तो ये दे सके। ठीक है, इसको बिल्कुल ऐसे ही समझना कि बॉडी इसको फिर स्टोर कर लेती है। डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट में ये जो स्टोर मसल्स, मसल्स में जो ग्लूकोज स्टोर है, इसका जो इनपुट है अब ये क्या है, डिक्रीज होने लग जाता है, डिक्रीज। डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, डिक्रीज ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज अपटेक। यानी एक नॉर्मल व्यक्ति में क्या होता है, ये शुगर यहाँ आ जाता है, ब्लड से कहा जाता है, स्टोर हो जाता है, तो उससे लेस हो जाता है। लेकिन डायबिटिक पेशेंट में क्या होता है, डायबिटिक पेशेंट में ये नहीं होता, ये रुक जाता है। अब ग्लूकोज ब्लड में खड़ा हुआ ही है, वो यहाँ से मसल्स में नहीं जा रहा है, तो इसको बोलते हैं डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक। यानी मसल्स भी प्रॉपरली ग्लूकोज को अपटेक नहीं कर रही है, तो ऑटोमेटिकली ब्लड में ही ग्लूकोज का स्तर बढ़ता जा रहा है। ये कंडीशन है फ्रेंड्स, इससे शुगर बढ़ रही है। ये तीन कंडीशन याद कर लीजिए बस, ये तीन कंडीशन याद कर लीजिए, ठीक है। ये तीन कंडीशन याद कर लीजिए, यही तीन कंडीशंस हैं डायबिटीज की। तो एक, इंसुलिन कम बन रहा है। दूसरा, लिवर से ग्लूकोज का प्रोडक्शन हाई हो गया है। तीसरा, मसल्स ग्लूकोज के अपटेक को ले नहीं रही है, ठीक है। और इसके कारण क्या हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया, जिसको बोलते हैं हाई ग्लूकोज इन ब्लड। यही है डायबिटीज, यही है टाइप 2 डायबिटीज, यही है टाइप 2 डायबिटीज। अब मैं आपको अभी, क्योंकि 2-3 मिनट ही रह गए हैं, तो मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ न्यूट्रासून का रोल, लेकिन कल मैं इस चैप्टर को वापस कंप्लीट करूंगा, यहीं से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और आगे बढ़ूंगा कि न्यूट्रासून इसमें, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो इजी रहेगा। तो यहाँ समझते हैं रोल ऑफ न्यूट्रासून। 2 मिनट हमारे पास बचे हैं। सबसे पहला, ये इंसुलिन, सबसे पहला काम है उसका इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना। ये काम है न्यूट्रासुलिन का, ठीक है। कल मैं सब्जेक्ट और प्रॉब्लम वाइज में आऊंगा, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाना, ये काम है न्यूट्रासुलिन का। दूसरी तरफ, ये जो इंक्रीज हिपैटिक ग्लूकोज आउटपुट था, न्यूट्रासुलिन इसको डिक्रीज कर देती है। डिक्रीज, डिक्रीज्ड हिपैटिक ग्लूकोज आउटपुट। तो जब लिवर से फालतू का ग्लूकोज ब्लड में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे ब्लड अब नॉर्मल रहने लग जाएगा, उसको पीछे से सपोर्ट नहीं मिलेगा। और तीसरी तरफ क्या करता है न्यूट्रासुलिन, जो मसल्स में डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक था, न्यूट्रासुलिन क्या करता है, मसल्स के अंदर ग्लूकोज के अपटेक को बढ़ा देता है, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक इन मसल्स। तो इससे क्या होता है, ये जो शुगर बढ़ा हुआ था, अब ये धीरे धीरे नॉर्मल करना शुरू हो जाता है। ये वर्क है न्यूट्रासुलिन का। इसके साथ जो न्यूट्रासुलिन दूसरा वर्क करता है, वो करता है डिक्रीज कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्प्शन। जो आपने कार्ब्स खाए हैं, जो आपके ब्लड में जाके ग्लूकोज बनेंगे, ये उसके एब्जॉर्प्शन को ही डिक्रीज कर देता है। और चौथा क्या काम करता है न्यूट्रासुलिन, उसके लिए हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा वहां पे। अब जैसे ये नॉर्मल केस में था, जब तक ये फैट नहीं था, तो ये ऐसे थे ना, ऐसे, ऐसे थे ना, तो और ये ऐसे था।
तो हमारे सेल के अंदर अगर मैं सेल को ऐसे बना दूं, इस सेल को ऐसे बना दूं, तो सेल के अंदर छोटी छोटी कश्तियां हैं, ऐसे समझना, ये कश्तियां हैं। कश्ती मीन्स बोट्स है, ट्रांसपोर्ट है, और इसको बोलते हैं ग्लट फोर। ग्लट फोर। ग्लट फोर का मतलब होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। हमारा जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसमें इसकी संख्या बहुत कम हो जाती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रास्लिन ग्लट फोर की संख्या बहुत बढ़ जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। और ग्लट, आप बोलोगे इसकी क्या जरूरत है? अब आप सोचो, आपने ऑफिस में जाना है, अभी 5 विक्रम चलते हैं, लेकिन अगर वहां 50 चलने लग जाए तो आपको सहूलियत होगी ना? यस, सेम। डायबिटिक पेशेंट का ये जो ग्लूकोज चैनल होता है, जैसे ही ग्लूकोज आ जाता है यहाँ पे, तो जितनी संख्या में ये कश्तियां यहाँ पहुंचेगी, उतनी संख्या में ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा और अपने अपने गंतव्य स्थान में जाके या तो वो स्टोर हो जाएगा या एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्लट फोर का इंक्रीज होना, प्रॉपर होना बहुत जरूरी होता है डायबिटिक पेशेंट में। तो न्यूट्रास्लिन ग्लट फोर ट्रांसलोकेटर की संख्या को भी बढ़ा देता है। ये है पावर ऑफ न्यूट्रास्लिन, जो मैं कल आपको आपके पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा। आज ये टेक्निकल पार्ट था, जितना इसमें से समझ आया होगा इसको कोशिश करना। ऐसे कई सेशंस कई बार होंगे, लेकिन यही है जड़ कारण जो हमें समझना है। तो अगर डायबिटीज के साथ सिर्फ एक ही चीज है, याद रखिएगा, डी फॉर डर। डरने की 1% जरूरत नहीं है डायबिटीज से। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, डायबिटीज एक कंडीशन है, स्थिति है। और जब आप चाहे इस स्थिति को सुधार सकते हैं, आपके हाथ में है, बिल्कुल आपके हाथ में। कोई डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी मृत्यु प्रमाण पत्र में कभी नहीं लिखा जाएगा डाइड बिकॉज ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज के द्वारा कारण मृत्यु हुई, कभी नहीं लिखा जाएगा। वह हमेशा लिखा जाता है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। ठीक है? तो ये स्थिति अभी पुअर है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और कल और डेप्थ में जाके देखेंगे इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। ठीक है? एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कल वापस मिलेंगे ब्रेक के बाद। जय हिंद। बाय सर।